हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील, संकल्प स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज पर चर्चा करूंगा जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। पहला क्वेश्चन क्या है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ठीक है, सबसे पहले आप लोग विशेषण समझिए। विशेषण क्या होता है? विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। काला, काला कुत्ता। तो ये कुत्ता क्या है? कुत्ता संज्ञा है। कुत्ता क्या है? संज्ञा है। और इसकी विशेषता क्या है? कि यह काला है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? काला है। यानी कि विशेषण का काम क्या है? या तो वह संज्ञा की विशेषता बताएगा या तो वह सर्वनाम की विशेषता बताएगा। ठीक है, और विशेषण होते कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो ये पहला प्रश्न क्या है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो मलमल क्या है? मलमल एक संज्ञा है। ठीक है, किसी का नाम है। ठीक है, तो 4 गज, इसकी खासियत क्या है कि यह 4 गज है, यानी कि यह किसी न किसी संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। इसी तरह से किसी भी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम यदि प्रयोग होता है तो वह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे वह आदमी, वह आदमी। तो आदमी का की विशेषता क्या है? कि वह है। ठीक है, तो वह आदमी, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण भी होता है। जैसे मान लो कि 5 किलो चीनी, 5 केजी चीनी। तो चीनी की विशेषता क्या है? कि यह 5 केजी है। इसको नाप तौल सकते हैं ना, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुण का वो करेगा, गुण बताएगा, स्वभाव बताएगा, दशा बताएगा। जैसे कि काला, काला आदमी। आदमी, आदमी क्या है? संज्ञा है। और इसका गुण क्या है? कि वह काला है। तो यह क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ञ का उच्चारण स्थान होता है, मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नासिक्य। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि वर्गीय व्यंजन का पंचमा अक्षर जो होते हैं ना, वह किससे बोले जाएंगे? नासिक्य से। किसे बोले जाएंगे? नासिक्य से। ठीक है, अगर मैं देखूं तो क वर्ग के वर्ण जो होते हैं क, ख, ग, घ, ये कैसे बोले जाते हैं? ये कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से। फिर उसके बाद से च वर्ग वाला जो होता है वह तालु से बोला जाता है। ट वर्ग वाला जो होता है वह मूर्धा से बोला जाता है। और त वर्ग वाला जो होता है वह दंत से बोला जाता है। प वर्ग वाला जो होता है वह किससे बोला जाएगा? ओष्ठ से बोला जाएगा। यहीं पे यदि मैं उसमें व्यंजन का बड़ा स और ये मूर्धनी स, छोटा सा और ह, इसको देख लीजिए। ये बड़ा सा जो है ना, ये तालु से बोला जाता है। मूर्धा से बोला जाता है। इसको मूर्धा स ही कहते हैं या पेटफरवा स कह सकते हैं। तो ये मूर्धा स हो गया, तो मूर्धा से बोला जाएगा। छोटा सा जो है वह दंत से बोला जाएगा। और ह जो है वह कैसे बोला जाएगा? कंठ से बोला जाएगा। यहीं पे अंतस्य व्यंजन देख लीजिए। य, र, ल, व, ये कैसे बोले जाएंगे? य को तालु से बोलते हैं, र को मूर्धा से बोलते हैं, ल को कैसे बोलते हैं? दंत से। और व को कैसे बोलते हैं? दंत ओष्ठ से बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में द्विज का अनेकार्थी शब्द है। द्विज, द्विज का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो 2 बार जन्म लेता है। ठीक है, तो इसमें 2 बार जन्म लेने वाला क्या है? दांत। दांत क्या है? 2 बार जन्म लेता है। तो द्विज का और पर्यायवाची आप लोग जानते हैं क्या होता है? द्विज मतलब होता है ब्राह्मण भी होता है। ठीक है, और क्या होता है? पक्षी भी होता है, अंडज, प्राणी, चंद्रमा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? द्विज के। ठीक है, अच्छा तिनका किसका पर्यायवाची है? तिनका बताइएगा तो। खर, पर्यायवाची नहीं, अनेकार्थी। ठीक है, पर्यायवाची नहीं, अनेकार्थी। तो तिनका किसका है? खर का
अनेकार्थी शब्द जो है तिनका है, गधा हो गया, प्रखर हो गया, राक्षस हो गया, दुष्ट हो गया। खर नहीं, रावण का भाई जो था वो राक्षस उसी के नाम पे पड़ा है, खरदूषण नाम से था, तो वह खर का मतलब राक्षस हो गया, दुष्ट हो गया, ठीक है। तिनका भी होता है, गधा भी होता है, ये किसके हैं? खर के अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। पर्वत के अनेकार्थी शब्द क्या होंगे? पर्वत के जैसे नाग हो गया, पर्वत का नाग भी होता है, हाथी, सांप, बादल भी होता है, ठीक है। ये सब किसके हैं? पर्वत के अनेकार्थी शब्द हैं। अच्छा, जल, जल जानते हैं? जल के अनेकार्थी शब्द, जल के अनेकार्थी शब्द जैसे मान लीजिए पानी, पानी जानते हैं ना? पानी, पानी हो गया। इसके बाद चमक होता है, चमक हो गया। लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान, वन, वन को याद रखिएगा, वन किसका है? जल का अनेकार्थी शब्द है वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? तो स्वर जो होते हैं ना, हिंदी में 11 होते हैं, ठीक है। स्वर हिंदी में कितने होते हैं? 11। लेकिन अगर संस्कृत में देखा जाए तो संस्कृत में स्वर कितने हैं? 9, ठीक है। तो अच्छा, मैं स्वर के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। स्वर, स्वर जो होते हैं 11 कौन कौन से होते हैं? 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से? अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया। ये 4 जो है ना, इसको कहेंगे ह्रस्व स्वर। और 7 दीर्घ स्वर जो होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए हो गया, ऐ हो गया और ओ हो गया, औ हो गया। ये 7 जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वह दीर्घ स्वर होते हैं। इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बने हैं? स्वर बने। और स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, अ को शहीद वर्ण कहा जाता है, ठीक है। अ को शहीद वर्ण कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी कोई खुद की मात्रा नहीं होती है, यानी कि यह किसी पे लगते हैं तो वह दिखता नहीं है, वह हर एक व्यंजन में उसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने क लिख दिया ना, तो क में अ छिपा हुआ है, ख लिख दिया ना तो ख में अ छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? शहीद वर्ण बोला गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं और स्वर पे चर्चा कर दूं कि अ कैसे बोला जाता है। अ को कंठ से बोलते हैं, ई को कैसे बोलते हैं? तालु से, ऊ को ओष्ठ से बोलते हैं, और री को कैसे बोलते हैं? री को मूर्धा से बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे और थोड़ा सा समझ लीजिए, ए जो होता है ना, ए कैसे मिलकर बना है? अ धन ई से मिलकर बना है। तो ए को कैसे बोलेंगे? उच्चारण स्थान इसका कैसा है? कंठ तालु से, ठीक है। और ऐ भी कैसे बोला जाएगा? कंठ तालु से। ओ कैसे लिखा जाएगा? कैसे मिलकर बना है? अधन ऊ से मिलकर बना है, तो इसको क्या कहेंगे? कंठ ओष्ठ। यानी ये अ बोला जाता है कंठ से और ऊ बोला जाता है ओष्ठ से, तो ये कैसे बोला जाएगा? कंठ ओष्ठ से बोला जाएगा। तो अ भी कैसे बोला जाएगा? कंठ ओष्ठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अच्छा, 5 क्या होता है? 5 संज्ञा होती हैं। कौन कौन सी 5 संज्ञा होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। 3 क्या होता है? 3 संधि होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। 8 क्या होता है? 8 होता है कारक जो होता है ना, वो 8 होता है। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 क्या होते हैं? कारक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा आप लोग। क्या दिया हुआ है? निम्न में नाहर
किसका पर्यायवाची है। नाहर का मतलब समझते हैं। नाहर किसको कहते हैं? शेर को कहते हैं। किसको कहते हैं? शेर को। यानी कि शेर किसको कहते हैं? सिंह को कहते हैं। ठीक है, शेर किसको कहते हैं? सिंह को कहते हैं। तो ये नाहर का पर्यायवाची क्या हो गया? सिंह हो गया। ठीक है, अच्छा और नाहर का पर्यायवाची बता देंगे क्या? सिंह का पर्यायवाची यानी शेर का पर्यायवाची नाहर हो गया। मृगेंद्र, केहरी, शार्दुल, केसरी, हरि। हरि याद रखिएगा, हरि ये जो होता है ना, छोटी की मात्रा जो होती है वह किसकी पर्यायवाची है? हरि, वह शेर की पर्यायवाची है, याद रखिएगा। ठीक है, और मुझे बता दीजिए निम्ना। निम्ना किसका पर्यायवाची है? यह नदी का पर्यायवाची। किसका? यह नदी का पर्यायवाची है, नदी का। इसमें सरिता भी होता है नदी का पर्यायवाची। सरिता, सरिता। तटनी भी होता है, तरंगिणी भी होता है, निम्नगा, इसको याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है। निम्नगा, निम्नगा भी होता है। फिर अपगा भी होता है, अपगा, अपगा ये भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और इसमें मुझे कमल का बता देंगे क्या? कमल का, कमल का क्या होता है? इंदिवर होता है, नलीन होता है, सरोज, राजीव, सरसिज, ये शतदल और उत्पल, ये सब किसके हैं? कमल के। ठीक है, वृक्ष के बताइए। वृक्ष को तरु कहते हैं, तरु, तरु। ठीक है, पादप होता है, पेड़ होता है, अगम होता है और द्रुम होता है। ठीक है, और विटप भी होता है, विटप। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब वृक्ष यानी पेड़ के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? यानी कि कपड़ा को हम क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे, तद्भव कहेंगे, देशज कहेंगे, विदेशज कहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कपड़ा जो है वह तद्भव है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि तद्भव और तत्सम, संस्कृत का जो शुद्ध शुद्ध रूप होता है ना, उसे हम तत्सम कहते हैं। और संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। देशज क्या होता है? किसी एक विशेष क्षेत्र में उस भाषा की उत्पत्ति होती है और वहीं पे वो ख़त्म हो जाती है। जैसे मान लो कि मनई, मनई आदमी को कहते हैं, तो ये मनई हो गया, औरत हो गया, मेहरारू हो गया, ये सब एक छोटे से क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। उसे देशज भाषा कहते हैं। ठीक है, विदेशी भाषा क्या होती है? जैसे विदेश से जो भाषा हमारे देश में प्रयोग होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? विदेशी भाषा कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौपाई, चौपाई में कितनी मात्रा होती है? चौपाई में कितनी मात्रा होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चौपाई में 16 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। ठीक है, अच्छा 24 मात्रा किस में होती है? 24 मात्रा रोला में होती है और 26 मात्रा गीतिका में होती है। और हरि गीतिका में कितनी होती है? हरि गीतिका में 28 मात्रा होती है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछ दूं कि राधिका में कितनी मात्रा होती है? तो राधिका में 22 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 22 मात्रा। यदि मैं दोहा में पूछूं कि दोहा में कितनी मात्रा होती है, तो दोहा में मात्रा होती है 13, 11 की मात्रा होती है। यानी कि पहले और तीसरे चरण में जो होता है 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा। सोरठा में इसी का उल्टा होता है, पहले और तीसरे चरण में जो है कि 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में जो है 13-13 की मात्रा होती है। ठीक है, बरवे में कितना होता है? 12 और 7 की मात्रा होती है। ठीक है, उल्लाला जो होता है 15-13 का मात्रा होता है। ठीक है, तो ये हो गया मात्रा। अच्छा एक बात बताइए, मात्रा जो होती है ना वो 2 ही मात्रा होती है। कौन कौन मात्रा होती है? एक लघु मात्रा होती है और एक गुरु मात्रा या दीर्घ मात्रा। लघु मात्रा जो होते हैं ना वो अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया। ठीक है, ये सब लघु मात्रा हैं। जैसे अ को हम काउंट करेंगे ना तो इसको खड़ी पाई से गिनते हैं, इसको खड़ी पाई से। इसके अलावा जो होते हैं बचे खुचे हुए वह दीर्घ मात्रा होते हैं। जैसे आ मैंने लिखा तो ये कौन सी मात्रा है? दीर्घ मात्रा। एस के आकार से इसको प्रदर्शित करते हैं। बड़ी ई जो हो गई वह भी दीर्घ मात्रा।
तो ये सब इसके अलावा जो मैंने बताया हूँ उसको छोड़कर सभी क्या होते हैं, दीर्घ मात्रा में काउंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समास का विलोम क्या होगा। समास का विलोम क्या होगा, तो समास का विलोम होगा व्यास। समास का विलोम क्या होगा, व्यास। अच्छा, समस्या का विलोम क्या होगा, समस्या का विलोम समाधान। समस्या का विलोम समाधान होगा, ठीक है। अच्छा, साहसिक का विलोम क्या होगा, साहसिक का विलोम डरपोक। साहसिक का विलोम डरपोक। अच्छा, मैं एक पूछ रहा हूँ, अनुरूप का विलोम क्या होगा, अनुरूप। अनुरूप 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 का विलोम क्या होगा, प्रतिरूप होगा। अच्छा, अनुकूल का विलोम बता दीजिए तो, अनुकूल का प्रतिकूल। स्थावर का विलोम बताइए, स्थावर का बहुत एग्जाम में पूछता है। स्थावर, स्थावर का विलोम क्या होगा, स्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। क्या होगा, जंगम। स्थावर का जंगम हो जाएगा, ठीक है। मूक का विलोम बता दीजिए। मूक का विलोम यानी कि जो बहुत कम बोलता है, और इसको क्या कहेंगे, वाचाल। मूक का वाचाल हो जाएगा। कृतक का क्या होगा, कृतक का कृतग। कृतक का हो जाएगा कृतघ्न। कृतघ्न ये होगा, कृतघ्न होगा। कृतक का कृतघ्न होगा। और अनुरक्त का क्या होगा, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इरावती किसकी, इरावती पुस्तक निम्न में किस लेखक की है। इरावती पुस्तक निम्न में किस लेखक की है, तो इसका क्या बता देंगे आप लोग, किसकी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जय शंकर प्रसाद। क्या जवाब होगा, जय शंकर प्रसाद। एक सेकेंड रुक जाइएगा। इरावती जो होगी वह जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। अच्छा, जयशंकर के प्रसाद के बारे में मैं कुछ पूछूं तो बताएंगे क्या। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में, और मृत्यु कहाँ हुई थी, वाराणसी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी रचना जो सबसे फेमस रचना है ना, वह कामायनी है। 1936 में, 1936 में कामायनी को लिखे थे जयशंकर प्रसाद। और इनकी अन्य रचना जो है, जैसे आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, आकाशदीप, इंद्रजाल, तितली, इरावती, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य जो होता है, स्कंदगुप्त और विक्रमादित्य, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद की ही पुस्तक है। तो इनकी जो मुख्य मुख्य पुस्तकें हैं ना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कामायनी हो गया, लहर हो गया, आंसू हो गया, झरना हो गया, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, इरावती, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, कामायनी पुस्तक के लिए जो है जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया था। किस पुस्तक के लिए, कामायनी पुस्तक के लिए। कौन सा, मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अच्छा, महादेवी वर्मा के बारे में आप लोग बताइए। मैंने कल के वीडियो में बताया था बहुत अच्छी तरह से, बताएंगे क्या महादेवी वर्मा के। इनका जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में। कहाँ, फर्रुखाबाद में। मृत्यु कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में। और इन्होंने सबसे अधिक रचना किस में की है, ब्रज भाषा में, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है यामा पुस्तक, उस पुस्तक के लिए इनको जो है 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। 1956 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। किनको, महादेवी वर्मा को। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, जो कविताएं हैं, उनका नाम है जैसे निहार हो गया, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, नीलांबरा, यामा, ठीक है। इनकी कुछ गद्य साहित्य भी हैं, जैसे पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सब इनकी क्या हैं, गद्य साहित्य भी हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग, मैंने पढ़ाया था हरिवंश राय बच्चन के बारे में और मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी, अगली वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। तो इनके बारे में बता देंगे क्या। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था,
यह लमही लमही गांव था, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, ये भोजपुरी के मतलब वो थे, ज़्यादा मतलब भोजपुरी में ज़्यादा बोलते थे। ठीक है, तो इनके जो मुंशी प्रेमचंद की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे गोदान हो गया, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को मैंने बताया था कि वह अधूरी उनकी पुस्तक थी और इनके पूरा किए थे इनके पुत्र 1948 में अमृत राय ने। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जो तेरा हार हो गया, मधुशाला, कलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन के की पुस्तक दो चट्टाने जो है, उनके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1967 में दिया गया था। इनकी कुछ आत्मकथाएं हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, 4 खेमे 64 खूटे, इनके क्या हैं, आत्मकथा है। इनका जन्म कहाँ हुआ था हरिवंश राय बच्चन का, इलाहाबाद। ठीक है, लेकिन मृत्यु जो हुई थी ना हरिवंश राय बच्चन की, वह मुंबई में हुई थी। और इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं, जो किताबें हैं, वह अवधी भाषा में और हिंदी भाषा दोनों में लिखे हैं। ठीक है, वैसे इलाहाबाद में अवधी भाषा बोली जाती है। चलिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।